हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। देखिए, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि अभी तक जो ब्रिटिशर्स ने अपनी एक कंपनी आती है यूरोप से, और वो एक कंपनी ट्रीटी साइन कर रही है यहाँ के लोकल रूलर्स के साथ, धीरे धीरे अनेक्स कर रही है, कंट्रोल कर रही है। मद्रास, बंगाल, मैसूर, मराठा रीजन्स एंड सिंध, पंजाब सब कंट्रोल कर लिया। तो ये कर कैसे पाई? आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग ये दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम डिस्कस करेंगे द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, और एक जिसमें कि हम सब्सिडरी अलाइंसेस भी हम डिस्कस करेंगे, और कितनी परफेक्शन से इन ये ब्रिटिशर्स ने ये सब किया, प्लस जो वेरियस स्टेजेस हैं सब्सिडरी अलाइंसेस की वो हम पढ़ेंगे, और साथ में ही हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये सब कुछ क्या है? ये हैं वो तरीके जिसके द्वारा एक थ्योरी कह समझ लीजिए कि ये ब्रिटिशर्स की एक थ्योरी है कि जो उन्होंने फॉलो की थी यहाँ के स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए, और ये उनके तौर तरीके थे, ये उनकी कूटनीति थी। तो अगर आप जो कूटनीति को अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको ये इतना क्लियर हो जाएगा सारा कुछ कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये कैसे हुआ, क्योंकि टिल नाउ अभी तक आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं मराठा के टाइम पे भी, मैसूर के टाइम पे भी, बंगाल के टाइम पे भी, और इस तरह से आपको ये डिटेल्स सारी बहुत ज़्यादा वाइड और ज़्यादा लग रही होंगी। लेकिन जब आप ये एक दो थ्योरी के पॉइंट समझ जाएंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से ब्रिटिशर्स ने ये सब किया। तो अगर आप देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी का क्या मतलब है? इसका मीनिंग है कि किस तरह से बढ़ाया जाए ब्रिटिशर्स की इम्पोर्टेंस को, पैरामाउंटेसी को, थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी जो प्रशासनिक पॉलिसी के थ्रू। तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो प्रोसेस है इम्पीरियल एक्सपेंशन का और कंसोलिडेशन का, पहले एक्सपैंड कर रहे हैं और उसको फिर पक्का कर रहे हैं। ये करने के लिए ब्रिटिशर्स ने, देखो, पूरे 100 साल का जिक्र है, पूरे 100 ईयर्स में 1757 से लेके 1857 के पीरियड में क्या किया, किस तरह की पॉलिसी जो थी, किस तरह की पॉलिसीज पे फोकस किया। एक थी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बाय कॉन्क्वेस्ट और वॉर, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बाय डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? कॉन्क्वेस्ट ऑफ वॉर एंड बाय डिप्लोमेसी। तो हम देखेंगे कि जो एनेक्सेशन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन का मीनिंग क्या है। एनेक्सेशन का मतलब यहाँ पे है कि हम किसी के जो जगह है, किसी का जो राज्य है, उसका हरण कर लेना, उसको अपने अंडर कर लेना बाय द वे ऑफ वॉर के तरीके से, ठीक है, और अटैक करके। और दूसरा पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन, राज्य का हरण करना, किसी की जगह को अपने अंडर कर लेना, बाय डिप्लोमेसी, कूटनीति के साथ, या एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, प्रशासनिक तंत्र की मदद से, लीगली किसी तरीके से। तो ये दो तरीके फॉलो किए थे, समझ गए आप? ये 2 वेज ही फॉलो किए थे ब्रिटिशर्स ने सारे एरियाज को ऑक्यूपाई करने के लिए। यहाँ तो उन्होंने युद्ध लड़ा और अटैक किया, और यहाँ उन्होंने अनेक्सेशन की विद द हेल्प ऑफ डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स। तो वॉर तो हमें समझ आ ही जाएगा, लेकिन डिप्लोमेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव already discussed how the company defeated and subjugated one by one the major Indian states like Bengal, Mysore, Maratha, six mainly by waging wars against them. तो ये तो वॉर का तो पता चल ही गया हमें कि किस तरह से जो ये वेरियस एरियाज़ हैं लाइक बंगाल, मैसूर, मराठा, और ये जो सारे एरियाज़ हैं, ये किस तरह से जो है ब्रिटिशर्स ने अपने वशीभूत किया, इनको सब्ज्यूगेट किया, अपने अंडर किया। ठीक है, तो ये हम तो पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो इसमें क्लियरली लिखा है कि इसमें कंसीडरेबल डिसीट का यूज़ हुआ है, डिसीटफुल वेज का यूज़ हुआ है, मतलब छल से, कपट से भी, कपट का भी इस्तेमाल किया, जो कि ब्रिटिशर्स ने किया है इन सारे रीजन्स को कंट्रोल करने में। बट इन द केस ऑफ मैनी अदर पावर्स, लेकिन अगर हम बाकी पावर्स की बात करें तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ का यूज़ किया है, जिसमें कि वॉरेन हेस्टिंग्स की रिंग फेंस पॉलिसी है, वो पढ़ेंगे अभी।
वेलेस्लीज का सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस है, और डॉक्ट्रीन है डॉक्टर डलहौजी का है डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। तो तीन लोग हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी। इन तीनों की तीन पॉलिसीज, रिंग फेंस पॉलिसी ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स और सब्सिडरी अलायंसेस वेलेस्ली का, और साथ में डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये हम क्लियरली आज स्टडी करने वाले हैं। तो जो बहुत इजी है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट है जो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। फेंस क्या होता है? एक बाड़ होती है, ठीक है। जैसे हमने देखा ही है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के लिए हम कई बार बाड़ का इस्तेमाल करते हैं, या जगह को बचाने के लिए एक्सटर्नल खतरों से, तो हम एक बाड़ सी लगा देते हैं। तो किस तरह से रिंग फेंस क्या है? तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ही टुक चार्ज एज गवर्नर जनरल एट अ क्रिटिकल पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिशर्स का बहुत ही क्रिटिकल पीरियड चल रहा था, तो उस दौरान क्या हुआ है, जो ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे, इन्होंने चार्ज लिया, ठीक है। क्रिटिकल पीरियड क्या था, क्यों क्रिटिकल पीरियड कहा गया है? क्योंकि बहुत पावरफुल जो कॉम्बिनेशन है मराठास का, मैसूर का और हैदराबाद का, इसके साथ जो थे ब्रिटिशर्स, इनका युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जब इतनी पावरफुल कॉम्बिनेशन के साथ ब्रिटिशर्स लड़ रहे हैं, तो उस दौरान जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं वो चार्ज लेते हैं गवर्नर जनरल का। अब वो क्या करते हैं, एक पॉलिसी फॉलो करते हैं, रिंग फेंस, विच एम्ड एट क्रिएटिंग बफर जोन्स टू डिफेंड द कंपनीज फ्रंटियर। इसमें बफर जोन क्रिएट किए जाएंगे। नाउ व्हाट इज बफर जोन? बफर जोन क्या होगा? बफर जोन एक इस तरह का एरिया होता है जो दो जो दुश्मन होते हैं उनके बीच में एक न्यूट्रल एरिया होता है। ये जो न्यूट्रल एरिया है, ये इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि दोनों हॉस्टाइल दुश्मन ग्रुप्स को अलग अलग रखा जा सके। सो ब्रॉडली स्पीकिंग, इट वाज द पॉलिसी ऑफ डिफेंस ऑफ देयर नेबर्स फ्रंटियर्स। इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ डिफेंस फॉर देयर नेबर्स फ्रंटियर्स फॉर सेफ गार्डिंग देयर ओन टेरिटरीज। तो ये इस तरह की डिफेंस पॉलिसीज होती हैं जिसके तहत जो है पड़ोसियों की जो टेरिटरीज है उनको बचाया जा सके। अब दिस पॉलिसी ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स वाज रिफ्लेक्टेड इन हिज वॉर अगेंस्ट मराठास एंड मैसूर। तो जब वॉरेन हेस्टिंग्स की वॉर होती है मराठास और मैसूर के साथ, ये पॉलिसी रिंग ऑफ फेंस हमें देखने को मिलती है। तो चीफ डेंजर क्या था कंपनी टेरिटरीज को? हमने नोटिस किया था कि जब ये मराठास और मैसूर के साथ युद्ध चल रहे थे, तो उसी दौरान जो अंग्रेज थे उनको अफगान इन्वेडर्स का बहुत खतरा हो चुका था। अब वो तो इंटरनली लड़ रहे हैं, मराठास के साथ भी लड़ रहे हैं, मैसूर के साथ भी लड़ रहे हैं, और उनको सबसे बड़ा खतरा किसके साथ है? किन से है? अफगान इन्वेडर्स से था खतरा, एंड मराठास से उनको खतरा हो रहा है। तो इन दोनों के खतरे से निपटने के लिए कंपनी को क्या करना था? टू सेफ गार्ड अगेंस्ट दीज डेंजर्स द कंपनी अंडरटुक टू ऑर्गेनाइज द डिफेंस ऑफ द फ्रंटियर्स ऑफ अवध। तो जो अवध था उसको एक डिफेंस, एक बफर जोन की तरह लिया इन्होंने, कि हम क्या करेंगे कि जो नवाब है वो हमारा सारा खर्चा वहन करेगा। जो अवध का नवाब है वो ही वुड डी फ्रे होता है प्रॉमिस करना, पैसे की हेल्प का प्रॉमिस करना, और एक ऐसी आर्मी तैयार की जा सके जो कि डिफेंड करे। अब ब्रिटिशर्स सबके फ्रेंड्स तो थे ही नहीं, उनको ऐसी एरियाज क्रिएट करने थे जहाँ पे रहकर वो इंटरनली इंडिया के ही कुछ रूलर्स का साथ लेकर उनके साथ ही इंडिया के ही दूसरे रूलर्स के अगेंस्ट लड़ सकें। तो हम देखेंगे कि द डिफेंस ऑफ अवध कॉन्स्टिट्यूटेड द डिफेंस ऑफ बंगाल ड्यूरिंग दैट टाइम। तो जो अवध का जो डिफेंस ऑफ अवध है वो इसलिए किया जाता है ताकि बंगाल को भी, मतलब कि उसको भी डिफेंड किया जा सके। तो ये इन स्टेट्स को अंडर रिंग फेंस सिस्टम के बीच में रखा गया ताकि एक्सटर्नल खतरों से बचा जा सके, ताकि और अगर हम बाहर के खतरों से बच भी सकें, और खर्चा भी कौन उठाएगा? खर्चा भी वही लोग उठाएंगे जिनके पास ये बफर जोन क्रिएट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, दीज एलीज वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन, जो ये फ्रेंड्स थे इनको मेंटेन करनी थी अंग्रेज़ों की आर्मी, ऑर्गेनाइज करनी थी, और ताकि वो फुली तरीके से काम कर सके बाय द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हु इन टर्न वर टू बी पेड बाय द रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स। यही स्टेट के रूलर इनको पे भी करेंगे। ये ना हम आगे जब सब्सिडरी अलायंसेस क्लियरली पढ़ेंगे, सारी स्टेजेस पढ़ेंगे, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसमें ये क्या कर रहे हैं
एक जगह के रूलर को कह रहे हैं कि तुम्हें किसी दूसरे जगह से खतरा हो सकता है। जैसे हमने सिंध के टाइम पे भी देखा था। तो जो सिंध के वहाँ पे लोगों को भेजते हैं और अपने ऑफिसर्स को भेजा इन्होंने कहा कि देखो अंग्रेज़ों को किन से लड़ना था, अफगान से लड़ना था। लड़ना भी कहाँ पे था, भारत की ज़मीन पर लड़ना था। और भारत की ज़मीन से कोई सपोर्ट तो चाहिए ना, अगर सपोर्ट ही नहीं होगा तो फिर लड़ेंगे कैसे किसी एक्सटर्नल खतरे के साथ। तो जो अफ़गान, फ्रेंच, वो सारा रशियन, जो सारे वो खतरे थे, उनसे जूझने के लिए सिंध का जो एरिया था इन ऑक्यूपाई करना इनको लगा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन लोग जो सिंधीज थे उनको इन्होंने एक क्रिएट करके दिखाया कि भाई हाँ, आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपको इन प्रॉब्लम्स के, जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसके अगेंस्ट हम आपको बचा सकते हैं, तो आप हमें अलाउ करो। तो वो नहीं भी चाहते थे ट्रीटी साइन करना, लेकिन फिर भी इन्होंने वहाँ पे उसको ट्रीटी ऐसी बनाई कि उनको साइन भी करनी पड़ी, और प्लस उनको खर्चा भी इनका सारा वहन करना पड़ा, और प्लस वो एक इनका बफर जोन जो इन्होंने क्रिएट करना था, एक ऐसा जो एरिया इन्होंने क्रिएट करना था न्यूट्रल, जिसके तहत ये दुश्मनों से लड़ सके, वो भी हो गया था। तो हम इसी तरह से आगे देखते हैं कि जो वेलेस्ली हैं, वेलेस्ली की जो पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी लाइन्स थी वो रिंग फेंस सिस्टम का ही एक्सटेंशन था। ठीक है, मतलब कि रिंग फेंस सिस्टम में क्या है, एक ऐसा एरिया क्रिएट कर लेंगे जो कि जहाँ पे रह कर कि दूसरे एरियाज को कंट्रोल करेंगे। जब बंगाल को जीता तो बंगाल में ऐसा पैसा बना इनका, जो पैसा इन्होंने बाद में मराठास और मैसूर को जीतने में यूज़ किया। और हम देखते हैं कि जो अब सब्सिडरी अलायंस है, तो नेचुरली सब्सिडरी अलायंसेस भी इसी सिस्टम का अगला सुधरा हुआ या एक्सटेंडेड पार्ट हम कह सकते हैं। तो ये आया वेलेस्ली के टाइम पे। वेलेस्ली जो थे उन्होंने ये सिस्टम सारा लॉन्च किया। तो हम देखते हैं कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था, इट वाज यूज्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद, उनकी रिंग फेंस के बाद में जो वेलेस्ली हैं वो सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम क्रिएट करते हैं 1798 से लेके 1805 तक। ये चीज़ को ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब इसमें देखेंगे कि ये अब देखो सब्सिडरी अलायंसेस का क्या मतलब होता है। तो इसमें सब्सिडरी वर्ड का मतलब ये होगा कि आप किसी के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन किसी के साथ जुड़कर भी वो आप कम महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अंग्रेज़ भारतीय रूलर्स के साथ सब्सिडरी अलायंसेस बना रहे थे। मुद्दा इनका मेन होता था, उनका सेकेंडरी होता था। तो ये उनको एक तरह से एक यूज़ करते थे स्टेपिंग स्टोन की तरह। तो एक होता ना बिल्कुल बराबरी, इक्वालिटी। तो देखो ये क्या कर रहे हैं कि एक लोकल जो एरियाज हैं उनको बोल रहे हैं कि भाई हम देखो, हम आपको बचाएंगे, अब आपको हम बचा रहे हैं तो आपको ये सारी हमारी जो शर्तें हैं वो माननी पड़ेंगी। तो उसमें नेचुरली जो सारे प्रपोजल दे रहा है इंसान, उसका जो पलड़ा है वो भारी होता है। तो सब्सिडरी अलायंसेस में आप किसी के साथ कनेक्ट तो ज़रूर होते हैं, किसी से जुड़ते तो कम होते हैं, लेकिन आपकी खुद की कंडीशन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कम महत्वपूर्ण होती हैं, और दूसरा जो आपके साथ सब्सिडरी अलायंस बना रहा है उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उसकी जो प्राथमिकताएं हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से इन्होंने एम्पायर बिल्डिंग का काम किया 1798 से लेकर 1805 तक। इस सिस्टम के तहत जितनी भी एलिंग इंडियन स्टेट्स थी, रूलर्स थे, उनको कंपेल किया गया था कि वो परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश फोर्स को उनकी टेरिटरी पे कर रखें, कि आपको क्या करना है, अपनी ज़मीन पे परमानेंट हमारी स्टेशनिंग होनी चाहिए हमारी फोर्स की, एंड टू पे अ सब्सिडी फॉर इट्स मेंटेनेंस। और हमें इसकी मेंटेनेंस करने के लिए आपको बहुत ही मतलब हमें और बिल्कुल हमें इसकी पूरी, आप इसका रख रखाव के लिए भी हमें मतलब हमें पैसे दो। ठीक है, इसके मेंटेनेंस भी करो आप सारी, और अगर कर रहे हो तो बहुत ही मतलब आराम से आप इसको मेंटेन करो और रियायत पूर्ण तरीके से इसको मेंटेन करो। ऑल्सो द इंडियन रूलर हैड टू अग्री टू द पोस्टिंग ऑफ अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन हिज कोर्ट। तो अपने जो इनके कोर्ट्स थे वहाँ पे इनको ब्रिटिश रेसिडेंट को भी रखना था। ठीक है, तो अंडर दिस सिस्टम क्या होता था
कि जो इंडियन रूलर है वो कभी भी किसी बाहरी यूरोपियन को सर्विस पे नहीं रख सकता जब तक कि वो ब्रिटिशर्स की परमिशन नहीं लेगा। तो आप देख रहे हो ना कि एक तो आपको अपनी हमारी आर्मी भी संभालनी पड़ेगी, उसका खर्चा भी संभालना पड़ेगा, और फिर आप अगर हमसे दोस्ती कर रहे हैं तो फिर आप किसी और से दोस्ती नहीं कर सकते। इसका इनडायरेक्टली मतलब ये जो है सीधे सीधे निकलता है। नॉर कुड ही नेगोशिएट विद एनी अदर इंडियन रूलर विदाउट कंसल्टिंग द गवर्नर जनरल, और आप किसी से कंसल्ट भी नहीं कर सकते। तो पलड़ा किसका भारी हुआ? नेचुरली ब्रिटिशर्स का। इन रिटर्न फॉर ऑल दिस, इन सबके बदले में ब्रिटिशर्स क्या देने वाले हैं? ब्रिटिशर्स वुड डिफेंड द रूलर फ्रॉम हिज एनिमीज। अगर अगर देखो आंतरिक इनकी लड़ाइयाँ ना होती तो ब्रिटिशर्स कभी भी राज नहीं कर पाते। तो तभी तो वो कभी ब्रिटिशर्स चाहते भी नहीं थे कि इनकी आपस में बने भी, तो इसलिए फूट डालो राज करो वाली राजनीति का मतलब ये था। तो अब देखिए कि इतने सब चीज़ों के बदले में ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं कि हम आपको ये सब चीज़ें देंगे, कि मतलब हम आपको डिफेंड करेंगे, आपका जो जो ये राजा सब कुछ करेगा उसको हम बचाएंगे उसके दुश्मनों से। तो नेचुरली उनको ये अडॉप्ट करना पड़ता था सिस्टम सारा। तो सब्सिडरी अलायंसेस जो थे, सब्सिडरी, अब हम यहाँ पे देखेंगे जो सब्सिडरी अलायंसेस थे उन्होंने बहुत ज़्यादा गेन्स दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उनके एरियाज़ बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुए हैं। तो इवन जो 7 साल का रूल था वेलेस्ली का, उसमें 100 स्मॉल और बिग स्टेट्स थी जिन्होंने इंडियन जो बिग स्टेट्स और स्मॉल स्टेट्स थी जिन्होंने सब्सिडरी ट्रिटीज़ साइन की थी ब्रिटिशर्स के साथ। तो 100 नंबर बहुत ज़्यादा है। और देखो एवोल्यूशन एंड परफेक्शन, इसकी एवोल्यूशन कैसी हुई और इसमें परफेक्शन कैसे आती है? कहते कि जो इसकी एवोल्यूशन थी वो ड्यूप्लेक्स ने की थी। ड्यूप्लेक्स एक फ्रेंच ऑफिसर था। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी जो यूरोपियन ट्रूप थे ना, अपने जो फ्रेंच सैनिक थे, तो यूरोपियन जो ट्रूप्स थे उन्होंने उन्होंने सबसे पहले भारतीय रूलर्स को युद्ध लड़ने के लिए कि भाई अगर भारत तुम्हारी कहीं पे किसी पे लड़ाई, क्योंकि देखो हम आपके एरिया में आके काम कर रहे हैं तो बदले में अब हमारा भी कुछ बनता है आपकी हेल्प करना, और आप भी हमें बदले में म्यूचुअल फ्रेंडशिप जैसे। तो ड्यूप्लेक्स ने कहा कि भाई अगर आपका किसी के साथ युद्ध है तो हम अपने जो सैनिक है आपकी हेल्प के भेजने, आपके साथ आपकी मदद के लिए भेजने को तैयार हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट ड्यूप्लेक्स ने किया था, एवोल्यूशन ड्यूप्लेक्स ने किया था, और उसके बाद से ऑलमोस्ट सारे गवर्नर जनरल्स, क्लाइव से लेकर जो लॉर्ड क्लाइव थे जिनका बंगाल और मद्रास में बहुत प्राइम रोल रहा है जीतने में, तो उनसे लेकर कहते सब ने, जो बाकी के जितने भी आए थे गवर्नर जनरल, सब ने ये जो था इस तरह की जो हेल्प है सब्सिडरी अलायंसेस बनाने के लिए कि भाई हम आपको अपने सैनिक देंगे, अपनी मिलिट्री देंगे, क्योंकि इनकी मिलिट्री बहुत एडवांस्ड थी, बहुत अच्छे वेपन्स थे, बहुत अच्छी एमुनिशन थी। हर कोई चाहता था रूलर कि मैं स्ट्रांग हो जाऊं इनके साथ दोस्ती करके, चाहे वो मन से चाहता था चाहे नहीं चाहता था। तो जो फर्स्ट इंडियन स्टेट थी, यहाँ पे देखो क्लियरली इस चीज़ को एक ट्रैप की तरह दिखाया गया है। लिखा है कि जो पहली इंडियन स्टेट थी जो टू फॉल इनटू दिस प्रोटेक्शन ट्रैप, कि भाई हाँ कि भाई हम आपकी मदद कर रहे हैं, वो थी अवध। अवध इन 1765 उन्होंने ट्रीटी साइन की थी कंपनी के साथ, और कंपनी ने बोला था कि भाई हम अवध को बचाएंगे किसी भी कंडीशन में, नवाब को डीफ्रेइंग द एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, नवाब को सारे खर्चे वहन करने पड़ेंगे, और एज अ बोनस हम, और जो ब्रिटिश रेसिडेंट है वो भी, उसको भी लखनऊ में रहेगा और वो सारा वहाँ पे निगरानी रखेगा। तो इट वॉज इन 1787 दैट द कंपनी इंसिस्टेड दैट द सब्सिडरी स्टेट शुड नॉट हैव फॉरेन रिलेशन, और 1787 में इन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया कि भाई अगर आप फ्रेंडशिप मान रहे हैं हमारी, तो आपके किसी फॉरेन जो हैं, अगर आप किसी और से दोस्ती करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो दिस वाज इंक्लूडेड इन द ट्रीटी ऑफ नवाब ऑफ कर्नाटक। तो जो कर्नाटक के टाइम पे जो था आगे, उसके टाइम पे कॉर्नवालिस ने 1787 में जो ट्रीटी साइन की थी उसमें ये चीज़ लिख दी थी कि भाई अब आप किसी और के दोस्त नहीं बनेंगे। तो इट वॉज बट नेचुरल दैट द सेशन ऑफ द ट्रीटी, अब देखो हर किसी रूलर के पास इतना पैसा नहीं था देने को ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने फाइनली फिर जब पैसा नहीं दिया जाता था तो फिर वो ज़मीनें देने लग जाते थे। सेशन ऑफ टेरिटरी, सेशन मतलब सबमिट कर देना, वैसे तो इसका मतलब था रियायत दे देना। तो एज अ मतलब हमसे पैसे नहीं दिए जा रहे तो हम आपको, चलो आप हमें टेरिटरी दे दो, ज़मीन दे दो, इन प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन
इन ल्यू ऑफ प्रोटेक्शन मनी, ठीक है, प्रोटेक्शन मनी की जगह आप टेरिटरी दे दो। तो ये तो और भी ज़्यादा यूज़फुल हो गया ना ब्रिटिशर्स के लिए कि उनको टेरिटरीज मिल रही हैं, और टेरिटरी जगह मिलना मतलब किसी फॉरेन लैंड में और कॉलोनी बनाने में बहुत आसान हो गया ब्रिटिशर्स के लिए। तो दिस वॉज फिक्स्ड एट एन एक्सऑर्बिनेंटली हाई लेवल विच द पुअर रूलर्स कुड नॉट पे, दे यूजुअली फेल इन एरियर्स। तो पुअर जो राजा थे प्रोटेक्शन के इस ट्रैप में पे नहीं कर पाते थे सारा खर्चा पहली। और हमने देखा था जब टीपू सुल्तान के टाइम पे, तो टीपू सुल्तान के टाइम पे जब फोर्थ एंग्लो वॉर में हमने देखा था कि कैसे उनके 2 बच्चों को, 2 बेटों को बंधक बना दिया था अंग्रेज़ों ने कि भाई हम जब तक आप खर्चा नहीं दोगे सारी ट्रीटी का, हमने जो युद्ध का जो नुकसान हुआ है तो हम तो आपके बेटों को भी बंदी बना देंगे। तो इस हद तक भी जो छल के साथ और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ और उसमें सबको फंसा कर रूलर्स को, तो ये सब चीज़ भी की है ब्रिटिशर्स ने। तो इट वाज, और अगर उनके ब्रिटिशर्स के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही जीनियस मेक था, जीनियस मूव था। वेलेस्ली इज जीनियस टू मेक इट जनरल रूल टू नेगोशिएट फॉर द सरेंडर ऑफ द टेरिटरी। तो वेलेस्ली ने बोला कि भी और भी अच्छा ये तो अगर आप अपनी टेरिटरी को सरेंडर कर देते हैं तो। और उसके बाद में हम देखते हैं स्टेजेस, तो किस तरह से स्टेजेस कैसी थी क्रिएट की हुई। तो एकदम से बहुत ईजिली नहीं बहुत मतलब एकदम से बहुत स्पीडिंगली ये नहीं होता था, ये स्टेप बाय स्टेप बहुत ही एक कूटनीति के साथ ये सब कुछ किया जाता था। तो कहते हैं कि 4 स्टेजेस हुआ करती थी सब्सिडरी अलायंस बनाने की, और जो किन के साथ की जाती थी, अनसस्पेक्टिंग इंडियन स्टेट्स के साथ। अनसस्पेक्टिंग का यहाँ पे मतलब है कि ऐसे भारतीय राज्य जिनको ये पता नहीं है कि वो किस खतरे में एंटर करने वाले हैं। नेचुरली ना, कि देखो जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने भी तो शुरू में, बंगाल हो गया, मैसूर हो गया, मराठा हो गया, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, तो उन्होंने तो एकदम से पहले शुरू में एक इसी प्रोटेक्शन ट्रैप में आके, फ्रेंडशिप ट्रैप में ही आकर ब्रिटिशर्स के साथ कनेक्शन जोड़ा था ना। लेकिन उनको तो नहीं ना पता था खतरा कि बाद में अल्टीमेटली वो खुद ही, जब बाद में वो रिवॉल्ट करेंगे या उनको खुद वो चीज़ें, कुछ चीज़ें संधि की पसंद नहीं आएंगी तो उनको खुद ही फिर बाद में विद्रोह करना पड़ेगा अंग्रेज़ों को। तो वो अनसस्पेक्टिंग इंडियन स्टेट्स थी, उनको खतरे से अनजान थी। और कहते कि ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इनसाइडर्स मैनर में किया गया था। इनसाइडर्स मैनर का आप इसका मतलब आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि जो कि स्प्रेडिंग विदाउट बीइंग नोटिस्ड। इफ़ समथिंग इज स्प्रेडिंग विदाउट बीइंग नोटिस्ड, तो ये और भी खतरनाक होता है कि जिसमें जो रूलर है, जो लोग हैं, वो पकड़ नहीं पा रहे हैं कि ये करना क्या चाहते हैं और किस तरह से ये अपने जाल को बिछा रहे हैं। तो हम पहला जो सब्सिडरी अलायंस का स्टेज देखते हैं कि कंपनी क्या करेगी, ऑफर करेगी फ्रेंडली, ऑफर करेगी। फर्स्ट स्टेज में क्या करेगी, ऑफर करेगी हेल्प, एक कि भी हम आपके दोस्त हैं और अगर आपका दुश्मन आपको तंग करा तो हम अपने ट्रूप भेज देंगे, ठीक है। और ये इससे बात शुरू करते थे। तो सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे कि बोलेंगे कि हम एक कॉमन कॉज तैयार करते हैं, ठीक है। एक कॉमन कॉज ये उस पर बोलते थे, कहते थे कि भाई विद द इंडियन स्टेट नाउ मेड फ्रेंडली, टेकिंग द फील्ड विद इट्स ओन सोल्जर्स एंड दोज ऑफ द स्टेट। तो बोलते थे कि भाई देखो, हम जो संधि साइन करने जा रहे हैं इसमें आपका भी भला है और हमारा भी भला है, क्योंकि वो जो आपका दुश्मन है वो हमारा दुश्मन भी है, ठीक है। और नहीं भी था तो कोई बात नहीं, हम उसे अपना दुश्मन समझ लेंगे, लेकिन क्योंकि आप से हमें अभी मतलब है तो आप हमारा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि भाई हम आपके साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे सेकंड स्टेज में वो एक कॉमन कॉज की तरफ इशारा करते थे, जैसे सिंध के टाइम पे भी किया था इन्होंने कि भाई आपको बाहर से खतरा हो सकता है। तो खतरा इनको भी था और ख़ुद को भी दिखाया खतरे में, और इनको भी बोला कि भाई तुम्हें भी खतरा हो सकता है। तो थर्ड स्टेज जो थी उसमें तो इंडियन एली को बोला जाता था कि when the Indian ally was asked not for man but for money, तो जब थर्ड स्टेज में जो भारतीय दोस्त है वो कहते थे कि भाई हमें आदमी नहीं चाहिए लेकिन बट हमें पैसा चाहिए, तो कंपनी प्रॉमिस करती थी कि वो रिक्रूट करेगी, ट्रेन करेगी और मेंटेन करेगी फिक्स नंबर ऑफ सोल्जर्स अंडर ब्रिटिश ऑफिसर्स। और जो जितना भी जो है कॉन्टीजेंट है, जैसे कि कॉन्टीजेंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द सेम कंट्री बेसिकली, कि जितना भी इनका जो कॉन्टीजेंट है अगर वो अवेलेबल है तो
वो हम रूलर की पर्सनल और फैमिली प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करेंगे और बाहरी खतरों से उसको बचाएंगे। तो हम एक इसको फिक्स्ड में ही कर लेंगे, मतलब एक ऑफर सा दे देते थे कि भाई तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें भी हम ट्रेनिंग भी करा देंगे, ऑफिसर्स रिक्रूट भी करा देंगे, तुम्हारी फैमिली की प्रोटेक्शन भी कर देंगे बाहरी खतरे से, और ये सब हम तुम्हें दे भी ऑफर में रहे हैं, एक फिक्स्ड सम ऑफ मनी में ही दे रहे हैं तुम्हें, ये ज़्यादा नहीं है, हमने ठीक ही लगाया पैसा। तो ये इस तरह से थर्ड स्टेज में जाते थे कि क्योंकि नेचुरली जो ज़रूरतें होती थी इंडियन रूलर्स की वो ज़्यादा थी, क्योंकि वो छोटे छोटे किंगडम्स के रूलर्स थे, तो इतनी फैसिलिटीज़ थी नहीं उनके पास। तो फोर्थ एंड लास्ट स्टेज में क्या होता था, द मनी और द प्रोटेक्शन फी वॉज फिक्स्ड। वो होती तो इंडियन रूलर्स के लिए तो नॉन मतलब अफोर्डेबल ही होती थी, इतनी ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं कर पाते होते थे। तो उसमें क्या होता था, फिर वो ट्रैप में फंस गए। ये ट्रैप स्टेज है, इस ट्रैप स्टेज में आप देखेंगे कि स्टेट जो है वो फेल हो जाती है पैसा देने के लिए, और फिर स्टेट अगर पैसा नहीं दे पा रही तो हमने तो तुम्हारी बहुत मदद की, अब फाइनली फिर तुम अपना कुछ हिस्सा अपनी टेरिटरीज कंपनी के नाम पे दे दो। तो ये लीगली प्रॉपरली स्टेजेस के साथ धीरे धीरे इनसाइडर्स मैनर में उनको पता भी ना लगे, तो इस तरह से जो है डिप्लोमेसी से जो कंपनी है इंटरनल मैटर्स में पहले हल्का सा दोस्ती का हाथ बढ़ाकर फाइनली इनिशिएट करती थी, अपनी सब्सिडरी अलायंस को स्टार्ट करती थी, फिर उसको मेंटेन करते सस्टेन करते थे, और एंड में बहुत फास्ट कर देते थे प्रोसेस की, और फाइनली कंट्रोल कर लेते थे, राज्य हरण ही कर लेते थे अपने ही दोस्त का। तो ये सारा कुछ है आपका सब्सिडरी अलायंस। तो ऐसी कौन कौन सी स्टेट्स थी जो कि सब्सिडरी अलायंसेस के थ्रू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंसेस के थ्रू अंग्रेज़ों के पास आई हैं, वो है निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, और रूलर ऑफ मैसूर, रूलर ऑफ तंजौर, अवध पेशवा, भोसले राजा ऑफ बिराड़, और सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भारतपुर, होलकर्स, एंड द मराठा कॉन्फेडरेशन टू, एंड द जो लास्ट थे वो लास्ट मराठा कॉन्फेडरेशन थी जिन्होंने 1818 में ये सब चीज़ें एक्सेप्ट की थी। तो आप देख ही सकते हैं कि मेन हैदराबाद बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, अवध हो गया पे, और हम देखते हैं कि महाराष्ट्र जो एरिया है जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, और राजपूत मराठास का जो रीजन है बूंदी हो गया, भारतपुर, हॉलकर्स, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था जो कि सब्सिडरी अलायंसेस के थ्रू ही इन्होंने कंट्रोल इनकी टेरिटरीज कर ली थी। उसके बाद में हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब है कि एक लैप्स एक लैप्स का यहाँ पे आप मीनिंग ही समझ लीजिए कि जो इन सिंपल टर्म्स अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो इसका मीनिंग, इस लैप्स का मीनिंग यहाँ पे ये होगा कि जब कोई उत्तराधिकारी है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो अब देखो ये इंडियन रूलर्स के साथ लिंक में थे ना, तो उनकी डेथ भी होती है रूलर्स की, फिर कई बार रूलर्स भाग जाते हैं या मारे जाते हैं, या वो अंग्रेज़ों के साथ रहना नहीं चाहते, मतलब उनकी दोस्ती में नहीं रहना चाहते, तो फिर उत्तराधिकारी तो आएगा ही आएगा आगे। तो उत्तराधिकारी अगर है ही नहीं तो फिर क्या करेंगे। तो इस तरह की बड़े हालात बने थे अंग्रेज़ों के जब भारतीयों के साथ वो लड़ रहे थे। काफ़ी जगह पे उनके साथ ऐसा हुआ जहाँ पे कि जो उत्तराधिकारी है ही नहीं है, तो जो उत्तराधिकारी होगा तो फिर वो भी चैलेंज करेगा ना वापस। अगर पहले राजा के साथ जूझना पड़ रहा है, फिर बाद में उसके उत्तराधिकारी के साथ इनको जूझना पड़ रहा है, तो जब उत्तराधिकारी नहीं ही होगा तो बहुत आसान हो जाएगा इनके साथ, इनके लिए जो टेरिटरी वो है कंट्रोल करना। तो आप ये समझें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन सिंपल टर्म्स इस उसूल के बराबर इस पर्टिकुलरली प्रिंसिपल के हिसाब से जो अडॉप्टेड सन है कुड बी द हायर टू हिज फॉस्टर्स फादर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनली बट नॉट द स्टेट। इन्होंने क्या किया, ये इस तरह से कुछ बनाया, एक रूल क्रिएट किया, क्योंकि ये हिंदू जो लॉ था वो ओपन एंडेड था, उसको हम समझते हैं आगे। जो फॉस्टर फादर है, जो पालक आपका जो पिता है, जो पालक है जो आपको पाल रहे हैं, तो बाद में अगर उसकी अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो जब बेटा जो होगा उत्तराधिकारी होगा, जब वो आएगा तो वो सिर्फ अपने पिता की प्राइवेट प्रॉपर्टी का ही उत्तराधिकारी बन सकता है, पूरी स्टेट का नहीं। तो इट वाज फॉर द पैरामाउंट पावर टू डिसाइड वेदर टू बेस्टो द स्टेट ऑन द अडॉप्टेड सन और टू एनेक्स इट। कि हम ये फिर ब्रिटिशर्स की जो पावर है इसमें बढ़ गई ना, कि हम जो अडॉप्टेड सन है उसको हम
मतलब उसको हम दें स्टेट, या फिर हम आराम से उसको खुद ही कब्जे में कर लें। तो ये जो डॉक्ट्रिन था ये बेस्ड था हिंदू लॉ और इंडियन कस्टम्स के ऊपर। अब जो हिंदू लॉ था, हिंदू लॉ was seemed to be somewhat inconclusive on this point। तो इस पॉइंट पे वो कोई बहुत ज़्यादा बॉय इस ये जो डॉक्ट्रिन है वो इस टाइम पे अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, तो ये इट इज़ नॉट लीडिंग टू अ डेफिनेट डिसीशन। तो प्रॉपर एक कोई डिसीशन इसमें समझ नहीं आ रहा था, और जिस वजह से ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ का भी जो है फ़ायदा उठाया और समझा कि अगर सपोज और एंड द इंस्टेंसेस ऑफ इंडियन सॉवरीन एनेक्सेस द स्टेट ऑफ हिज विसाल ऑन अकाउंट ऑफ लैप्स। तो उसमें क्या था कि जो इंडियन सोवरीन है, क्वीन है, किंग है, कोई भी अगर राजा का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है या नहीं है और सपोज वो राजा मर गया है या चला गया है कहीं पे, या उसकी जगह हमने उत्तराधिकारी बिठाना है, तो वो कई बार जो उस राजा वसाल मतलब जो कि ज़मीन का होल्डर है, ज़मीन का ओरिजिनल मालिक है, उसके उत्तराधिकारी ना होने के स्थिति में अनेक्स कर लेंगे स्टेट को, ऑक्यूपाई कर लेंगे, हरण कर लेंगे उसका ऑन अकाउंट ऑफ लैप्स। अगर वहाँ पे लैप्स की कंडीशन है, इफ़ देर इज़ अ इशू ऑफ लिविंग नो हायर, अगर वो हायर है ही नहीं, वहाँ पे कोई उत्तराधिकारी है ही नहीं है, और या फिर बहुत ऐसी कोई रेयर कंडीशन में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो देखो जब महाराणा, ये एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि महाराजा रंजीत सिंह हैड अनेक्स्ड अ फ्यू ऑफ हिज फ्यूडेटरी प्रिंसिपलिटीज ऑन द अकाउंट ऑफ लैप्स। तो महाराजा रंजीत सिंह ने ऐसे अनेक्स किया था कुछ अपने जो इनके आसपास के जो ओनर्स थे ज़मीन के, जिनके आगे उत्तराधिकारी नहीं थे, तो इन्होंने उनकी ज़मीनों को ऐसे ही अनेक्स कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे कोई उत्तराधिकारी सामने था ही नहीं। तो कंपनी ने भी लाइकवाइज, कंपनी ने भी उसी तरीके से 1820 में कुछ बहुत छोटे सिस सतलुज जो स्टेट्स थे, जो मैंने आपको सिस सतलुज एरिया एक्सप्लेन किया था उस टाइम पे, कि भी वो एक बहुत ही एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत सारी मतलब स्टेट्स थी, और उनको उन वहाँ पे उत्तराधिकारी नहीं है, तो उनको क्या कर लिया है, ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, तो नॉनदलेस देयर वाज नो क्लियर कट इंस्टेंस ऑफ एन अडॉप्टेड सन being deprived of an entire state of such an state regarding as a lapse। तो इस तरह से ये जो दो दिस पॉलिसीज एट्रीब्यूटेड टू लॉर्ड डलहौजी, तो ये मतलब बेसिकली लॉर्ड डलहौजी ने बहुत अच्छे से इसको फॉलो किया था, बट ही वॉज नॉट इट्स ओरिजिनेटर। उन्होंने इसको ओरिजिनेट नहीं किया था। तो जैसे महाराजा रंजीत सिंह का जिक्र हुआ है यहाँ पे, कहते कि ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि ड्यूरिंग उनकी लॉर्ड डलहौजी की गवर्नरशिप में सेवरल ऐसे केसेस आए थे जिस टाइम पे इस जो डॉक्ट्रिन को, इस जो रूल को वो अप्लाई कर पा रहे थे। तो डॉक्ट्रिन जो डलहौजी थे उन्होंने बहुत उत्साह दिखाया था इस पॉलिसी को फोकस करने के लिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, इससे उनको ज़मीन को अनेक्स करने में या उसकी ज़मीन को कंट्रोल करने में इनको कोई भी दिक्कत सामने नहीं दिख रही थी। अगर वो ये रूल दिखाते थे तो बहुत आराम से ज़मीन को कंट्रोल कर सकते थे, टेरिटरी को कंट्रोल कर सकते थे किसी भी शासक की जिसके टाइम पे उत्तराधिकारी सामने क्लियरली नहीं है। डलहौजी इन टर्न एक्टेड ऑन जनरल प्रिंसिपल ऑफ एनेक्सिंग इफ़ ही कुड डू सो लेजिटिमेटली। तो उसको लगता था कि वो इस फेवर में थे कि भाई हम कानूनी तौर पे अगर ज़मीनें अगर ले लें तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि देखो जब ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वहाँ पे चल रही थी और जब ये अमेरिका से खदेड़े जा चुके थे ये जो ब्रिटिशर्स थे, तो उसके बाद में पिट्स इंडिया जो एक्ट था उसमें कहा गया था, इनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा था कि भाई आप जहाँ पे भी कॉलोनियाँ बना रहे हो वहाँ पे कॉलोनीज़ में पॉलिटिकली इतना इंटरफेयर मत करो कि लोग वहाँ से विद्रोह करना शुरू कर दें आपका। आप बहुत ही डिप्लोमेसी से चलो और वॉर कम से कम करो, ज़्यादातर ऐसे ही कामों से कागज़ पत्थर के हिसाब से या कूटनीति के हिसाब से अगर आप कंट्रोल तो करना ही है, लेकिन कूटनीति यूज़ करो, वॉर मत यूज़ करो। सो नेक्स्ट लैप स्टेट, इस प्रिंसिपल के हिसाब से इन्होंने कितनी जो थी लैंड, कौन कौन सी जो लैंड थी इन्होंने कंट्रोल की वो हम देखेंगे यहाँ पे।
वो उसमें थी सतारा की 1848 में, झांसी, नागपुर 1854, और बहुत सारी छोटी जैसे बुंदेलखंड, जैतपुर हो गया, संबलपुर हो गया, उड़ीसा और भगत हो गया, और ये सारे एरियाज इन्होंने इस तरह से ही अनेक्स किए थे। तो लॉर्ड डलहौजी अनेक्स्ड अवध इन 1856 आफ्टर डिपोजिंग नवाब वाजिद अली शाह ऑन ग्राउंड्स ऑफ हिज मिस गवर्नमेंट। तो इवन ये भी करते थे कि भी अच्छे से नहीं चला रहे आप काम, तो 1856 में उन्होंने नवाब वाजिद अली को उन्हीं की जो जगह थी वहाँ से हटवा दिया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो डलहौजी हैं उन्होंने 8 स्टेट्स को अपने 8 साल के टेन्योर में एज गवर्नर जनरल उन्होंने कंट्रोल किया था। इन दीज 8 years ही अनेक्स सम क्वार्टर मिलियन स्क्वेयर माइल्स ऑफ द टेरिटरी। तो हम देखते हैं कई क्वार्टर स्क्वेयर माइल्स ऑफ टेरिटरी उन्होंने कंट्रोल की थी, ले ली थी। हिज राइन वॉज कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इनके टाइम पर, डलहौजी के टाइम पे एक्सपैंड अच्छे से हो गई थी ब्रिटिश पावर, और विच बिगेन इन द विक्ट्री, जो कि 1757 में शुरू हुई थी। ये सारा जो काम शुरू हुआ था सिराजुद्दौला के साथ जो युद्ध किया था, बैटल ऑफ प्लासी में स्टार्ट हुआ था क्लाइव के टाइम पे हम देखते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ये पूरा प्रॉपर एरिया एक्सपैंड हो गया था। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि वो एक बाड़ बना देना, एक एरिया को कंट्रोल, उसको ऐसा जगह बना लेना जिससे कि दुश्मनों से लड़ा जा सके। फिर बाद में सब्सिडरी अलायंसेस कैसे लोगों को ये बोल के कि भी हम आपको खतरे से बचाएंगे, बाद में उनको खतरे में डाल देना थ्रू सब्सिडरी अलायंसेस। एंड देन हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो बहुत ही इसमें हमें डिप्लोमेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्रिलियंस है वो हमें ब्रिटिशर्स की देखने को मिलती है अनडाउटेडली। और ये एक बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे पॉलिसीज़ हैं जिससे कि भारतीय रूलर्स उनको निपटना इन पॉलिसी से काफ़ी मुश्किल हो चुका था, जिसका बहुत बड़ा कारण ये था कि उनके बीच में आपस में यूनिटी नहीं थी। सो विद दिस आई एम फिनिशिंग अप दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।